नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन इकोनॉमी की सीरीज़ में। आज हम कवर करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट को। अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, अनएम्प्लॉयड किसे कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के क्या टाइप्स होती हैं, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, इसको कैसे मेज़र किया जाता है और भारत में इसको किसके द्वारा मेज़र किया जाता है, सारी चीज़ों को हम विस्तार से इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इंक्लूजन की तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट होती क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट तब मानी जाती है जब एक व्यक्ति जो एक्टिवली एम्प्लॉयमेंट को सर्च कर रहा है लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा है। कोई व्यक्ति नौकरी चाहता है, वो नौकरी ढूंढ रहा है मगर उसको नौकरी नहीं मिल रही है, तो उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आती है। यानी कोई भी व्यक्ति या बहुत ज़्यादा लोग जब एक्टिवली एम्प्लॉयमेंट को सर्च करते हैं मगर उन्हें कोई काम मिलता नहीं है तो हम उसको अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो अब यहाँ पे आ गई अनएम्प्लॉयमेंट। अब सवाल है कि अनएम्प्लॉयड किसे कहा जाएगा। किसी भी व्यक्ति को बोला जा सकता है जो गेनफुली एम्प्लॉयड नहीं है किसी भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में, माने वो कोई ऐसा काम नहीं कर रहा है जिससे जितना वो काम करे उसको उतना पैसा मिले, तो तब हम कहते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये अनएम्प्लॉयड है। तो ये मतलब हो गया अनएम्प्लॉयमेंट का और अनएम्प्लॉयड का। अब देखिए, अनएम्प्लॉयड जो है ये दो तरीके के होते हैं, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड और इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयड। वॉलंटरी का मतलब होता है खुद से, अपनी मर्जी से। तो एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी मर्जी से कोई भी एक्टिव वर्क नहीं कर रहा है जिससे उसको पैसा मिले, वो पैसा कमाए, वो जानबूझ के ऐसी कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं कर रहा है, ऐसे किसी भी काम धंधे वर्क के साथ नहीं जुड़ रहा है, तो उसको हम कहेंगे कि ये वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड है। दूसरा आता है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयड। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयड वो व्यक्ति हुआ जो चाहता है कि एक्टिवली कोई ना कोई काम करे मगर उसको वो काम नहीं मिल रहा है, मगर वो चाहता है इसलिए वो अनएम्प्लॉयड है अपनी मर्जी के खिलाफ। मतलब उसकी मर्जी तो है कि वो चाहता है कि नौकरी करे मगर उसको नौकरी मिल ही नहीं रही है, तो ये हो गया इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयड। तो ऐसे जो अनएम्प्लॉयड हैं उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयड। वॉलंटरी यानी जो अपनी मर्जी से अनएम्प्लॉयड हैं, इनवॉलंटरी जो चाहते तो हैं कि काम धंधा करें मगर उनको कोई काम धंधा मिल नहीं रहा है। अब हम एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये भी एम्प्लॉयड, वॉलंटरी एम्प्लॉयड, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड और इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयड को डिफाइन करती है। कैसे? एक ऐसा व्यक्ति जो किसी न किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंगेज है, माने वो काम कर रहा है, उसको हम कहेंगे एम्प्लॉयड है। एक ऐसा व्यक्ति जो सीख कर रहा है, मतलब अवेलेबल है काम करने के लिए मगर उसको वो काम नहीं मिल रहा है, वो चाहता है काम करने मगर उसको नहीं मिल रहा काम, तो वो है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयड। फिर एक ऐसा व्यक्ति जो ना तो काम करने के लिए अवेलेबल है, ना वो सीख कर रहा है, मतलब वो चाहता भी नहीं है कि वो काम करे, तो वो भी अनएम्प्लॉयड है। कैसा? वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये बेसिकली किसी भी देश की जो इकोनॉमी की हेल्थ है उसको मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। एक देश में कितनी एम्प्लॉयमेंट है, कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, वो उस देश की इकोनॉमी की हेल्थ माने अर्थव्यवस्था की जो हेल्थ है उसको वो बताता है अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट को सबसे ज़्यादा जो मेज़र किया जाता है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट के माध्यम से या इसकी मदद से मेज़र किया जाता है। तो अब यहाँ पे सवाल है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता क्या है, इसको कैसे मेज़र किया जाता है। तो देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को हम निकालते कैसे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ इक्वल्स टू अनएम्प्लॉयड वर्कर्स, जितने भी अनएम्प्लॉयड वर्कर्स हैं, डिवाइडेड बाय जो टोटल लेबर फोर्स है इनटू 100। इस तरीके से हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालते हैं। सीधा सवाल पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे निकाली जाती है? अनएम्प्लॉयड वर्कर्स डिवाइडेड बाय टोटल लेबर फोर्स इनटू 100, ऐसे हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालते हैं। अब देखिए, अगर हम भारत की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चरल इन नेचर है, यह आपने ध्यान में रखना है। हालांकि भारत में बहुत तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चरल ही है, लेकिन मुख्यतः यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो स्ट्रक्चरल है। इसके पीछे कारण है ड्यू टू लैक ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी। हमारे यहाँ पे प्रोडक्टिव कैपेसिटी की कमी है और दूसरा रिसोर्सेज की कमी है। इसके वजह से हमारे देश में जो मुख्यतः अनएम्प्लॉयमेंट है वो स्ट्रक्चरल है, लेकिन भारत में लगभग हर तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है
जब हम टाइप्स को देखेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे। अंततः हम इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चंस भी कवर करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अब हम बात करते हैं कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट के कौन कौन से टाइप्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? ये ऐसा फिनोमिना है जहाँ पे जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं। मान लो एक काम है, वहाँ पे हमें 10 लोगों की ज़रूरत है लेकिन वहाँ पे 25 लोग काम कर रहे हैं, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट है। इसको हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। प्राइमरीली हमारे भारत में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है या जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है, वहाँ पे हमें डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। तो यह अपने एग्जांपल ध्यान में रखना है कि एग्रीकल्चर में और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं वहाँ पे प्राइमरीली जो हमें अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है वो है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसी एम्प्लॉयमेंट जहाँ पे एक काम के लिए जितने लोगों की ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। फिर आता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब आपको नाम से पता चल रहा है कि ये सीजनल है, एक सीज़न में आएगी, एक सीज़न में चली जाएगी। तो ये वो अनएम्प्लॉयमेंट होती है जो साल के कुछ सीजन्स तक रहती है। ये मुख्यतः एग्रीकल्चर में देखने को मिलती है। एग्रीकल्चर में एक सीज़न लगा दिया, अब दूसरा सीज़न उसको खाली रखा जाएगा। तो जब खाली रखा जाएगा तो उस समय जो एम्प्लॉयमेंट मिली थी एग्रीकल्चर के एक सीज़न में, दूसरे सीज़न में वो सारे के सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स होते हैं उन्हें पूरा का पूरा साल एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है। तो यहाँ पर भी जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, ये जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं वो इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट जो साल के कुछ सीजन्स में रहती है। फिर आती है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? ये अनएम्प्लॉयमेंट की ऐसी कैटेगरी है जहाँ पे जॉब्स में मिसमैच देखने को मिलता है। मार्केट में वर्कर्स अवेलेबल हैं, उनकी जॉब और उनकी स्किल्स, इनमें जब मिसमैच होता है तो उसको हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अब देखो, जैसे मान लीजिए कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसने इंजीनियरिंग करी मगर उसको एज एन इंजीनियर जॉब नहीं मिली, तो वो कोई और छोटी मोटी नौकरी करने लग पड़ा, क्योंकि पेट तो पालना है, कुछ ना कुछ नौकरी तो करनी ही पड़ेगी। तो इस प्रकार की जो मिसमैच है, उसके पास स्किल्स तो कुछ और हैं मगर वो जॉब कोई और कर रहा है मार्केट में, तो ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मिसमैच हो रहा है। तो इसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट राइज होती है उसको हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास इसलिए कोई नौकरी नहीं है क्योंकि उनके पास कोई रिक्विजिट स्किल्स नहीं है। इसके साथ साथ उनके पास एजुकेशन पुअर है, कम स्तर है एजुकेशन का। तो ना तो उनके पास एजुकेशन है, ना उनके पास स्किल्स है, तो फिर वहाँ पे उन्हें ट्रेन करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और उनको जब आपके पास एजुकेशन भी नहीं है, स्किल्स भी नहीं है, तो तुम्हें नौकरी क्या ही मिलेगी। तो फिर उसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट होएगी उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। फिर आती है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ये साइकिल की तरह चल रही है। ये होता है बिजनेस साइकिल का रिजल्ट। कैसे? देखिए, जैसे मान लो किसी देश की इकोनॉमी में रिसेशन आ गया, मंदी आ गई, तो जब मंदी बढ़ जाएगी तो कई लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही इकोनॉमिक ग्रोथ होने लगेगी वैसे वो मंदी डिक्लाइन हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन हो जाएगी, और जो अनएम्प्लॉयड थे उनको दोबारा एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। तो ये किसका रिजल्ट है? ये बिजनेस साइकिल का रिजल्ट है। जैसे ही मान लो रिसेशन माने मंदी आ गई तो अनएम्प्लॉयमेंट आ गई। जैसे ही ये रिसेशन ख़त्म हो गया और इकोनॉमिक ग्रोथ शुरू हुई, वहाँ से जो अनएम्प्लॉयमेंट था वो डिक्लाइन हो गया। तो ये साइक्लिक है, बिजनेस साइकिल का रिजल्ट है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। अब भारत में जो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट होती है इसके फिगर्स बहुत ही नेग्लिजिबल हैं। माने ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये ज़्यादातर भारत में देखने को नहीं मिलती है। ये मोस्टली जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ हैं, जैसे कि आपका यूके है या फिर आपका यूएसए है, वहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें काफ़ी देखने को मिलती हैं। भारत में साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट नियर टू नेग्लिजिबल है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहाँ पे ये फिनोमेना देखने को मिलता है। फिर आते हैं टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि टेक्नोलॉजी में कुछ चेंजेस हुई जिसकी वजह से कुछ लोगों को नौकरी गंवानी पड़ी। अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अपना लाइव एग्जांपल। हमारे पड़ोस में एक अंकल थे, वो बैंक में थे। तो ये बड़ी पुरानी बात है, मतलब काफ़ी साल पहले की बात है। तो उस समय बैंक्स में ज़्यादा कंप्यूटर्स का यूज़ नहीं होता था। जैसे ही ज़्यादा कंप्यूटर्स का यूज़ होने लगा, इन्हें कंप्यूटर चलाना नहीं आया, लेकिन काफ़ी साल इन्होंने नौकरी कर ली थी तो इन्होंने
वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली। तो ये जो थी ये थी लॉस ऑफ जॉब। हालांकि यहाँ पे रिटायरमेंट मिली और इनको पेंशन लग पड़ी क्योंकि ये काफ़ी साल इन्होंने वो जॉब करी थी, मगर यहाँ पे चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से जॉब भी लॉस हो जाती हैं। मगर ये एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ जो मैंने लाइव देखा है कि टेक्नोलॉजी के चेंज होने की वजह से जॉब्स भी लॉस हो जाती हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। टेक्नोलॉजी में चेंजेस की वजह से यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है। अब आती है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या होती है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को हम सर्च अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। सर्च अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब एक अनएम्प्लॉयड व्यक्ति है जो कि नौकरी को सर्च कर रहा है। अब यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या है, ये टाइम लैग होता है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति एक नौकरी करता है, अब इसने ये नौकरी छोड़ दी और दूसरी नौकरी को ये सर्च कर रहा है, दूसरी नौकरी को ढूंढ रहा है। तो ये जो बीच का समय है जब इसने एक नौकरी छोड़ी और दूसरी नौकरी इसने पकड़ी, स्विच करी इसने नौकरी, तो ये बीच का जो समय है जब दूसरी नौकरी ढूंढने में जितना उसको टाइम लगा या दूसरी नौकरी ज्वाइन करने में जितना उसको टाइम लगा, तो बीच में जो समय था, इस समय को, इस टाइम लैग को हम बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब ये जो बीच का समय है इसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सर्च अनएम्प्लॉयमेंट है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को सर्च अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। क्या हुआ, एक व्यक्ति ने एक नौकरी छोड़ी, दूसरी नौकरी उसने ज्वाइन करी, तो पहली नौकरी छोड़ने और दूसरी नौकरी ज्वाइन करने के बीच में जो समय था, जो टाइम लैग था, वो था फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब इस प्रकार की जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसको वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, क्योंकि आपको निकाला नहीं गया है, आपके पास ऑलरेडी नौकरी थी मगर आप बेहतर की तलाश में। अब ओब्वियसली अगर किसी व्यक्ति के पास नौकरी है और वो उसको छोड़ता है तो वो बेहतर की तलाश में है, तो बेहतर की तलाश में आपने पुरानी नौकरी छोड़ी और नई नौकरी आपने ढूंढी, सर्च करी और फिर ज्वाइन करी। तो ये बीच का जो समय होगा, जो टाइम लैग है, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रिक्शनल या फिर सर्च अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये बेसिकली वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है, आपने अपनी मर्जी से छोड़ी है, ठीक है, आपको किसी ने निकाला नहीं है नौकरी से, आपने मर्जी से ये नौकरी छोड़ी। फिर आती है वनरेबल एम्प्लॉयमेंट। अब ये क्या होती है, इसका मतलब होता है कि कुछ ऐसे लोग जो इनफॉर्मली काम कर रहे हैं लेकिन उनके पास कोई जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो जो एम्प्लॉयर है जिसने नौकरी दी है वो कभी भी उस नौकरी से आपको निकाल सकता है। तो आप क्या हो, वनरेबल हो। वनरेबल मतलब आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, अगर आपको वो निकाल भी देगा तो आप कहीं नहीं जा सकते कि देखो भैया इसने हमें नौकरी से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि आपके पास एक प्रॉपर जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो ये जो एम्प्लॉयमेंट है ये वनरेबल एम्प्लॉयमेंट है कि आपके पास एम्प्लॉयमेंट तो है लेकिन ये इनफॉर्मल है, इसीलिए ऊपर मैंने वनरेबल अनएम्प्लॉयमेंट नहीं लिखा है, एम्प्लॉयमेंट है। आपके पास एम्प्लॉयमेंट है मगर वो इनफॉर्मल है, आपके पास कोई जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जो एम्प्लॉयर है वो जब चाहे आपको निकाल सकता है। तो इसलिए इस प्रकार का जो व्यक्ति है जिसके पास एम्प्लॉयमेंट तो है मगर कोई जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इनफॉर्मल है, इसको भी हम अनएम्प्लॉयड ही मानते हैं। ये आपने ध्यान में रखना है। तो वनरेबल एम्प्लॉयमेंट जहाँ पे एक व्यक्ति, एक पर्सन काम तो कर रहा है, नौकरी कर रहा है, पैसा भी बना रहा है मगर वो इनफॉर्मल है, उसके पास कोई भी जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो जब मर्जी उसको चाहे निकाला जा सकता है। इसलिए इस प्रकार के व्यक्ति को भी हम अनएम्प्लॉयड मानते हैं क्योंकि इसके काम का कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया जाता है। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि भारत में जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको मेज़र कैसे किया जाता है। हमने टाइप्स देख लिए, अनएम्प्लॉयमेंट होती क्या है, अनएम्प्लॉयड क्या होता है, सब देख लिया। अब हम देखते हैं कि इसको मेज़र कैसे किया जाता है। सबसे पहला सवाल है कि मेज़र करता कौन है, तो NSSO, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत में अनएम्प्लॉयमेंट को मेज़र करती है। ये ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इसके अंडर आती है, इसके अंडर काम करती है। अब भारत में अनएम्प्लॉयमेंट को मेज़र करने के लिए NSSO जो है ये मुख्यतः 3 अप्रोचेस को फॉलो करती है। सबसे पहली है यूजुअल स्टेटस अप्रोच। ये क्या होती है, इस अप्रोच में एस्टिमेट किया जाता है सिर्फ उन्हीं लोगों को जो कि पिछले 365 डेज़ में जिन्होंने कोई भी गेनफुल वर्क नहीं किया है। 365 दिनों में मेजर टाइम जो था उसमें उन्होंने कोई भी गेनफुल वर्क नहीं किया है, तो ऐसा जो व्यक्ति है उसको हम अनएम्प्लॉयड
मानेंगे। ये यूजुअल स्टेटस अप्रोच है कि पिछले 365 दिनों में ज़्यादातर दिनों में आपने कुछ भी काम नहीं किया, कोई गेनफुल वर्क नहीं किया जिसमें आपने काम किया हो और आपको पैसा मिला हो, तो ऐसा व्यक्ति जो उसको अनएम्प्लॉय माना जाएगा। ये अप्रोच है यूजुअल स्टेटस अप्रोच। फिर आता है वीकली स्टेटस अप्रोच। यहाँ पे वीक्स की बात ही होगी। तो ये जो अप्रोच है ये उन लोगों को अनएम्प्लॉय रिकॉर्ड करता है जिन्होंने कोई भी गेनफुल वर्क नहीं किया है फॉर एन आवर ऑन एनी डे ऑफ द वीक। एक हफ्ते में किसी भी एक दिन में आपने अगर 1 घंटे तक कोई काम नहीं किया है, कोई गेनफुल वर्क नहीं किया है, तो आपको अनएम्प्लॉयड माना जाएगा। एक हफ्ते में मात्र एक दिन में भी अगर आपने कोई 1 घंटे तक भी काम नहीं किया है गेनफुल वर्क, तो आप क्या हो, अनएम्प्लॉय हो। ये है वीकली स्टेटस अप्रोच। फिर आता है डेली स्टेटस अप्रोच। इस अप्रोच में जो अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस है उसको हर दिन मेजर किया जाता है एक रेफरेंस वीक के कंपैरिजन में। एक रेफरेंस वीक होगा, उसके कंपैरिजन में हर दिन यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस है एक व्यक्ति का उसको मेजर किया जाएगा। ये है डेली स्टेटस अप्रोच। तो ये 3 मुख्य अप्रोचेस NSSO यूज़ करता है अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करने के लिए भारत में। एक आती है यूजुअल स्टेटस अप्रोच, वीकली स्टेटस अप्रोच और डेली स्टेटस अप्रोच। अब कोई भी व्यक्ति जिसने 1 घंटे तक किसी एक दिन में गेनफुल वर्क नहीं किया है तो उस दिन के लिए उसको अनएम्प्लॉय माना जाएगा। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट के कोजेज़ क्या हैं, क्या कारण है कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट होती है। सबसे पहले लैक ऑफ एजुकेशन एंड स्किल्स। हमने पहले भी देखा कि हमारा बहुत ज़्यादा वर्कफोर्स ऐसा है जो इनफॉर्मल सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है, वहाँ पे एजुकेशन की कमी है, स्किल्स की कमी है। अब इसकी वजह से वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट का डाटा है वो हम नहीं कैप्चर कर पाते हैं, और जिसके पास एजुकेशन नहीं है, जिसके पास स्किल्स नहीं है, उसको नौकरी भी क्या ही दी जाएगी। तो जैसे कि डोमेस्टिक हेल्पर्स हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, ये भी नौकरी कर रहे हैं, मतलब बेसिकली पैसा तो ये कमा ही रहे हैं, मगर प्रॉब्लम क्या है कि इनके पास ना एजुकेशन है ना नेसेसरी स्किल्स हैं। इसकी वजह से जो एम्प्लॉयमेंट डाटा है इनके रिलेटेड उसको कैप्चर नहीं किया जाता है। फिर आता है जॉइंट फैमिलीज़। अब देखो ये बड़ी बात है, जॉइंट फैमिलीज़ में बड़े बड़े बिजनेस होते हैं जो जॉइंट फैमिलीज़ खुद चलाती हैं। तो अब यहाँ पे जो अर्निंग होगी वो भी जॉइंट अर्निंग होगी। तो यहाँ पे जो जॉइंट इनकम है पूरी की पूरी फैमिली की, आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हो, और यहाँ पे आपको एम्प्लॉयड कंसीडर नहीं किया जाएगा क्योंकि आपकी जॉइंट फैमिली का जॉइंट बिजनेस है, तो जॉइंट पैसा आ रहा है, फिर वो पैसा जो है जॉइंट पूरी फैमिली की जो इनकम है उसी के ऊपर आपकी एम्प्लॉयमेंट डिपेंड करती है। तो ये जॉइंट फैमिलीज़ जो हैं यहाँ पर भी प्रॉब्लम क्या होती है कि हो सकता है कि आपका बहुत बड़ा बिजनेस है, आप पैसा अच्छा खासा कमा रहे हो, मगर उसको एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा। जो डाटा है उसमें कैप्चर कैसे किया जाए, डाटा में रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि जॉइंट इनकम है फैमिली की, किसी इंडिविजुअल की इनकम नहीं है, पूरी फैमिली की जॉइंट इनकम है। फिर आता है रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। भाई साहब, भारत में पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है। आप सब जानते हो पूरी दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड कंट्री है। लोग धड़ाधड़ लगे हुए हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि भाई नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं, थोड़ी पॉपुलेशन कम करो, हम दो हमारे दो, इस प्रिंसिपल पे चलो तो देश के लिए भी अच्छा रहेगा, तुम्हारे आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए भी। मगर बहुत से लोग ऐसा अभी भी नहीं मान रहे हैं। 21वीं सदी में भी यहाँ पे आप तुम देख सकते हो कई लोगों के कितने कितने बच्चे होते हैं। तो इतनी ज़्यादा तो पॉपुलेशन का इंक्रीज़ है, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भारत में। अब जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है उतना लेबर फोर्स इंक्रीज़ होगा, उतना ही ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगी क्योंकि रिक्वायर्ड जॉब्स की कमी है। इतनी पॉपुलेशन है, नौकरियां कहाँ से निकालनी, सरकारी तो छोड़ो प्राइवेट में कहाँ से निकाले, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ता है वैसे लेबर फोर्स बढ़ती है। अब क्योंकि बहुत ज़्यादा लेबर फोर्स है मगर जो जॉब्स हैं वो बड़े कम हैं, तो इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाती है। तो ये बहुत बड़ा कोज है अनएम्प्लॉयमेंट का हमारे भारत में। फिर आता है डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। अब भारत में आधे से ज़्यादा ऐसी वर्कफोर्स है जो आज भी एग्रीकल्चर पे, हालांकि एग्रीकल्चर भारत में अंडर डेवलप्ड है और इसलिए ये सीजनल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। तो हमने जब टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देखी तो वहाँ पे हमने सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी देखी और उसमें एग्रीकल्चर एक क्लासिक एग्जांपल था। तो ये डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर भी एक कारण है कि बहुत से लोग वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड रहते हैं। उनको लगता है कि छोड़ो यार, हमारी ज़मीनें वगैरह हैं तो हैं, क्या नौकरियाँ करनी, तो वो भी क्या है, अनएम्प्लॉयड हैं, मगर मुख्यतः ये वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड होंगे। तो और ये जो एग्रीकल्चर है अंडर डेवलप्ड है भारत में, सीजनल एम्प्लॉयमेंट देता है। फिर आता है फॉल ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़। ये भी बहुत बड़ा कारण है हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट का।
अब भारत में इस समय जो करंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही है उसके कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ पर काफ़ी एडवर्स इफेक्ट पड़ रहे हैं। कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम हो गई है और इसकी वजह से इन इंडस्ट्रीज़ में जो एम्प्लॉयज़ थे वो भी अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। फिर आता है इमोबिलिटी ऑफ लेबर। अब देखो, मोबिलिटी जो है लेबर की भारत में वो बड़ी कम है। लोग अपने घर बारों को छोड़ के या फैमिलीज़ को छोड़ के कहीं दूर जाना ही नहीं चाहते हैं, कहीं दूर जाके नौकरी करना ही नहीं चाहते हैं। तो अटैचमेंट जो है फैमिली के साथ, इसकी वजह से मोबिलिटी जो है वो बड़ी कम है। ये भी एक कारण है भारत में अनएम्प्लॉयमेंट का। फिर और भी कुछ फैक्टर्स आते हैं, जैसे लैंग्वेज है, रिलीजन है, क्लाइमेट है। ये सारी भी रिस्पॉन्सिबल चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग घरों के बाहर जाके कहीं पे और नौकरी नहीं करना चाहते हैं। तो इसकी वजह से वो भी क्या है, अनएम्प्लॉयड हैं। फिर हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी काफ़ी डिफेक्ट्स हैं जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है। कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में जो नौकरियां हैं, कैपिटलिस्ट वर्ल्ड मतलब जैसे यूएसए है, यूके है, ये काफ़ी हाईली स्पेशलाइज्ड है। मगर जो भारत का एजुकेशन सिस्टम है वो राइट ट्रेनिंग और स्पेशलाइजेशन नहीं प्रोवाइड करता है इन नौकरियों के लिए। तो अब यहाँ पे भारत के कई ऐसे बच्चे या कई ऐसे लोग हैं जो विदेशों में जाते हैं, तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए बड़ी बात हो जाती है, भैया कनाडा गया है, ऑस्ट्रेलिया गया है। अब वहाँ पे वो कर क्या रहा है? वहाँ पे अगर वो गाड़ी चला रहा है, वहाँ पे अगर वो रेस्टोरेंट में खाना बना रहा है, या अगर वहाँ पे वो कोई और छोटी मोटी नौकरी कर रहा है, या फिर वहाँ पे जाके वो ट्रक चला रहा है, तो उसका फ़ायदा क्या? वो तो इंडिया में चलाया जा सकता है। ठीक, हो सकता है वहाँ पे तुम्हें ज़्यादा पैसा मिल रहा हो लेकिन खर्चा भी ज़्यादा ही है। तो ये सिर्फ बोलने की बात ये जाती है कि भैया हमारा बच्चा या हम जो हैं वो तो विदेशों में जाके नौकरी कर रहे हैं। वहाँ पर नौकरी क्या कर रहे हो वो डिपेंड करता है, समझ नहीं समझ, क्योंकि वहाँ पे अगर पैसा ज़्यादा होगा तो खर्चा भी ज़्यादा है। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ पे राइट ट्रेनिंग और स्पेशलाइजेशन नहीं मिलती है जो कि हाईली स्पेशलाइज्ड जॉब्स के लिए ज़रूरी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है अनएम्प्लॉयमेंट का। बहुत से लोग जो कि काम करना चाहते हैं वो काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास स्किल्स की कमी है। अब हम बात करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट के इम्पैक्ट्स क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ऑब्वियस सी बात है कि गरीबी बढ़ती है, पॉवर्टी की जो प्रॉब्लम है वो इंक्रीज़ होती है। बहुत से यंगस्टर जब काफ़ी समय तक अनएम्प्लॉयड रहते हैं तो फिर वो पैसा कमाने के लिए कुछ गलत एक्टिविटीज़, कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ करने शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से देश में क्राइम रेट भी इंक्रीज़ होता है। अनएम्प्लॉयड पर्सन जो होता है वो एंटी सोशल एलिमेंट्स के साथ भी जुड़ने लग पड़ता है, तो उससे समाज का वातावरण ख़राब होता है। अब इन सब चीज़ों की वजह से जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसका डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज़ हैं देश की, उसमें वो अपना भरोसा खो देता है क्योंकि उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली। तो इसकी वजह से जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं देश की उसमें वो भरोसा खो देता है। अब ऐसा भी देखा गया है कि जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो ड्रग्स के एडिक्ट हो जाते हैं सोच सोच के, अल्कोहल के एडिक्ट हो जाते हैं, या फिर वो सुसाइड कर लेते हैं। कई ऐसे भी हैं जो सुसाइड कर लेते हैं। अब यहाँ पे सुसाइड की बात आई तो एक आता है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। कई बार क्या होता है, कई लोग जो हैं वो किसी व्यक्ति को सुसाइड करने के लिए उसको टॉर्चर करते हैं या मजबूर कर देते हैं। तो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड क्या ये क्राइम है? बिल्कुल है। इसको मैंने अच्छे से एक अलग वीडियो में कवर किया है कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड क्या होता है, भारत का लॉ इसके लिए क्या बोलता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जजमेंट्स क्या क्या बोलती हैं। तो सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से विस्तार से एक अलग वीडियो में कवर किया है। आपको काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, आपको वो वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। हालांकि वहाँ पे जो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है उसका अनएम्प्लॉयमेंट से कोई लेना देना नहीं है, मगर यहाँ पे सुसाइड शब्द आया तो मेरे दिमाग में वो वीडियो आ गई, तो मैं सोचा आपको बता देता हूँ। आपको वो वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। दोबारा अपने लेक्चर पर आइए। क्या इम्पैक्ट हम डिस्कस कर रहे थे कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो यंगस्टर्स हैं वो ड्रग्स शुरू कर देते हैं लेने, अल्कोहल शुरू कर देते हैं लेने, कई बार सुसाइड भी कर लेते हैं। अब जब सुसाइड कर लेगा कोई, या कोई ड्रगिस्ट बन जाएगा, कोई अल्कोहल पीने लग पड़ेगा, तो उसकी वजह से हमारे देश के जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, राइट। उनको भी काफ़ी लॉस पहुंचेगा। फिर जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो देश की इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को भी अफेक्ट करती है। मैंने आपको बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है उसको मेज़र करके हम एक देश की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, उसकी हेल्थ को मेज़र करते हैं। तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो फिर देश की जो इकोनॉमी है वो भी अफेक्ट होती है, क्योंकि वहाँ पे जो बहुत बड़ी वर्क फोर्स है उन्हें गेनफुली एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है। तो वैसे यंगस्टर जिनका यूज़ हम रिसोर्सेज को जनरेट करने के लिए यूज़ कर सकते थे, वो बाकी जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसके ऊपर डिपेंडेंट बन के रह जाते हैं, और इसकी वजह से देश को सोशो इकोनॉमिक कॉस्ट उसकी झेलने पड़ जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर 1% अनएम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज आता है तो 2% की जीडीपी रिड्यूस होती है। तो अनएम्प्लॉयमेंट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जीडीपी।
अगर 1% अनएम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज आएगा तो 2% जीडीपी में रिडक्शन देखने को मिलेगी। तो ये आपने ध्यान में रखना है। अब हम अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं। टॉपिक हमने कवर कर लिया है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, अनएम्प्लॉयड क्या होता है, टाइप्स क्या होती है, मेजरमेंट क्या होती है, कॉजेज़ क्या होते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सबसे पहला है, व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ फाउंड इन इंडिया। भारत में किस प्रकार की अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है। तो भारत में बेसिकली स्ट्रक्चरल भी पाई जाती है, सीजनल भी होती है, डिस्गाइज भी होती है। ये तीनों हम अच्छे से कवर कर चुके हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी है, all of the above. Next question, if a person is ready to work at the prevailing wage rate in the market, एक व्यक्ति है जो प्रिवेलिंग वेज रेट है मार्केट में, उसमें ही काम करने के लिए तैयार है, बट ही इज़ अनेबल टू फाइंड द वर्क, मगर उसको वो नौकरी मिल नहीं रही है, देन व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वुड इट बी कॉल्ड। तो उस प्रकार की अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्या कहेंगे। तो वो एम्प्लॉयमेंट क्या होगी, इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि जो भी प्रिवेलिंग वेज रेट है उसमें वो बेचारा काम करने के लिए तैयार है, मगर उसके बावजूद भी उसको काम नहीं मिल रहा है। तो ये क्या है, इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है। वो चाहता है करना मगर मिल नहीं रहा। तो इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर्स एज जीरो। कौन सी ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट है जहाँ पे मार्जिनल जो प्रोडक्टिविटी है वर्कर्स की वो जीरो है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जितने लोगों की ज़रूरत है उससे ज़्यादा वहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वर्कर्स की क्या है, जीरो है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ फाउंड इन डेवलप्ड कंट्रीज़। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें किस प्रकार की अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है। तो उनमें वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है। भैया पैसा बहुत है, क्यों मेहनत करें, क्यों काम करें, ठीक है, जो पड़ा है उसको खाते रहो। तो इसलिए जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है उनमें कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट होती है, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ न्यू कंप्यूटर्स आर बीइंग इंस्टॉल्ड इन अ कंपनी एंड सम एम्प्लॉयज आर फायर्ड फ्रॉम द जॉब ड्यू टू लैक ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, देन व्हाट काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वुड इट बी कॉल्ड। अब इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया भी कि अगर एक कंपनी में नए कंप्यूटर्स इंस्टॉल हैं और कुछ एम्प्लॉयज़ बेचारों को सिर्फ इसलिए फायर कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है क्योंकि उनको ये कंप्यूटर चलाने नहीं आता, तो बताइए ये किस प्रकार की अनएम्प्लॉयमेंट होगी। तो ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट मानी जाएगी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मिसमैच हो गया। पहले जब इन वर्कर्स के पास स्किल्स थी तो वो काम कर रहे थे, अब यहाँ पे कंप्यूटर आ गया, अब इनकी जो स्किल्स हैं वो कंपनी के लिए यूजलेस होगी। तो इसलिए अब यहाँ पे हमें वैसे लोग चाहिए जिनके पास कंप्यूटर चलाने की स्किल्स हैं। इन बेचारों के पास नहीं थी, इनके पास और स्किल्स थी। जब उन स्किल्स की ज़रूरत थी तब इनको जॉब मिली थी, अब उन स्किल्स की ज़रूरत ख़त्म हो गई तो इन बेचारों को टाटा बाय बाय बोल दिया गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ मिसमैच। क्या हो गया, मिसमैच। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जहाँ भी मिसमैच आएगा वहाँ पे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया। जो भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर है वहाँ पे किस प्रकार की अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है। तो वहाँ पे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है। मैंने आपको पहले बताया कि एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है वहाँ पे हमें ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि अगर 10 लोगों की ज़रूरत है तो 25 लोग काम कर रहे हैं। तो ये क्या है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। एग्रीकल्चर में और तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिलती है जो हमने पहले देखा, यहाँ पे उसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पे टिक लगा दिया। ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइक्लिक एंड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट आर फाउंड इन। साइक्लिक और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ये किस प्रकार के देशों में पाई जाती है। तो ये भैया डेवलप्ड कंट्रीज़ में पाई जाती है। मैंने आपको कहा कि ये जो साइक्लिक और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है भारत में तो ये नेग्लिजिबल है, ज़्यादा करिए डेवलप्ड कंट्रीज़ में पाई जाती है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। फिर आता है, हु डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कंसेप्ट है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का, इसको किसने दिया था। तो इसको ऑप्शन सी जॉन रॉबिन्सन ने दिया था, कंसेप्ट ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द राइट फार्मूला टू नो द अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट को निकालने का कौन सा सही फार्मूला है। मैंने आपको पहले बताया, टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड वर्कर्स डिवाइडेड बाय टोटल लेबर फोर्स इनटू 100। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड वर्कर्स डिवाइडेड बाय टोटल लेबर फोर्स इनटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर काउंटेड इन द लेबर फोर्स ऑफ अ कंट्री। अब एक देश की जो लेबर फोर्स है उसमें किस उम्र के लोगों को कंसीडर किया जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 15 से 65 साल तक की जो एज के लोग हैं उनको हम देश की लेबर फोर्स काउंट कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट। हमने इसमें अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब देखा, अनएम्प्लॉयड का मतलब देखा, टाइप्स देखे,
मेजर कॉजेज़ देखे, मेजरमेंट देखी और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके, करंट अफेयर और जीके ट्रिक्स ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। अब बैटमेंट ऑफ सुसाइड वाली वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।